है। वंश एक बार बच्चे विकास सर के पास जाना, पूछना सर स्टाइलस आपके पास है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक बार शुरू करते हैं। उसको उसके जो कुछ 2-4 नोट्स रह गए, एक 1 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चंस रह गए, कवर करते हैं। किताब क्लास को आपसे शुरू करते हैं। आज की ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिक मीनिंग क्या हम लोगों ने समझा था, ये जो ड्राफ्ट कवर करा था क्या समझा था याद करो। केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करना, ओके। उसके अलावा क्या यूज करना फिर? मैन्योर है, एनिमल मैन्योर या एनिमल वेस्टेज जो है इसको यूज करना है। इसका फायदा क्या रहेगा प्राची? ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा क्या रहेगा बच्चे? ऑर्गेनिक हेल्दी फूड रहेगा, और जितना ज़्यादा हेल्दी फूड होगा हर मंथ उसकी मार्केट में प्राइस वैल्यू ज़्यादा होगी, बेटर सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। ठीक है, टॉपिक को शुरू करने से पहले ही मैं बता देता हूँ 1 मार्क का क्वेश्चन जो जीके कह लो या आप लोग की जो एनालिसिस या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का दर्जा मिल चुका है? किसी को पता भाई? भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वहां पे सर? क्या? आसाम। क्या नाम है? आसाम। ठीक है सर। अच्छा, उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, भारत की जो टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस स्टेट्स का है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, इन 2 क्वेश्चनों को बताते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश क्या होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक से रिलेटेड होना क्यों दिखाया वो प्रश्न? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा स्टेट कर रहे हैं? मध्य प्रदेश कर रहे हैं। मेरा ये पॉइंट था समझाने का। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के मीनिंग को लिखते हैं। लाओ एक जरा बुक दे दो, फटाफट से इसको टॉपिक को खत्म करते हैं। लिखो जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स, बातें नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स that form of agriculture, that form of agriculture in which we use natural fertilizers, instead of chemical fertilizers, ठीक है, इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। आगे लिखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग is the process, organic farming is the process of producing safe and healthy food without leaving any adverse impact on the environment। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब एक बार जरा इंटरनेट का यूज कर लेते हैं फटाफट से।
करते नहीं। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट लिखेंगे भाई। प्लीज भूमि बच्चे इस सारे पॉइंट को आप डिस्क्राइब करोगे जरा। ऑर्गेनिक पॉइंट में हम लोग को लिखने ऑर्गेनिक फार्मिंग के नोट्स में वहां पे वाला पॉइंट लिखना है। ठीक है, वो भी इसको बड़ा थोड़ा सिंपलीफाई मैनर में डिस्क्राइब करो, क्या मतलब हो रहा है इस पॉइंट का। हाँ जी, वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने आपको बताया हेल्दियर फूड होगा, टेस्टियर फूड होगा, विदाउट एनी केमिकल होगा, सारा का सारा नेचुरल जो भी उसकी क्या कहते हैं फर्टिलाइजर वो यूज होंगे। अब इस पॉइंट वो सारी डेफिनेशन वो इस पॉइंट को कैसे रिलेट कर रहे हो आप, ये कैसे रिलेट कर पाओगे सोचो। मैंने बहुत बार क्लास के दौरान ये सब बातें बोली भी है। हाउ, ये तो मुझे दिख रहा है, बट हाउ, कैसे कैसे संभव है ये चीज। राधिका बढ़ा दो। हेल्दी होगा तो बढ़ेगा ही ना, कैसी बात कर रहे हो सर आप। प्रिया बहुत कॉमन पॉइंट है, मैंने क्लास में कई बार बताई ये बातें। ओके जय, इम्पोर्ट ज़्यादा होगा, बेचेंगे ज़्यादा। ठीक है, इधर से आप भी हैंड रेस कर रहे थे, बोलो कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट है बच्चों, आप लोगों को सबको अंडरस्टैंड क्रिएट करने हैं अपने आप को। फॉरेन एक्सचेंज अर्न कैसे होंगे, मैंने आपको कई बार बताया है कि इंडिया से बाहर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, क्योंकि बाहर के लोगों की परचेजिंग पावर क्या है एज कम्पेयर टू अस, कंपैरेटिवली ज़्यादा है। कनाडा हो गया, यूएस हो गया, और न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्राज़ील हो गया। अब अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से फूड या वेजिटेबल्स या कोई भी और जो चीज़ है वो प्रोड्यूस करते हो, अगर आप वहाँ बेचोगे तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो वहाँ के लोग खरीदेंगे। जब वहाँ के लोग खरीदेंगे तो जब हमारे को पे करेंगे तो वो कौन सी करेंसी में पे करेंगे, फॉरेन करेंसी पे करेंगे। अब हमने यहाँ पे उनको सामान सेल करा और वहाँ से हमारी कंट्री में क्या आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। लॉजिक समझ में आया? तो प्लीज इस पॉइंट को एक लाइन में गैप देके लिखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन earn foreign exchange for the country because demand of organic food increasing continuously around the world। ठीक है जी, around the world। ठीक, फुल स्टॉप। ये डन? ओके सर। अब दो लाइनों का गैप देके लिखे। अच्छा एक मिनट, एक चीज मेरे को और ढूंढनी थी, एक मिनट में एक वाला पॉइंट भी देख लो। ये वाला पॉइंट वैसे मैंने शायद आपको बताया हो। हाँ जी, ये वाला पॉइंट क्या समझ में आ रहा है? श्रुति
बचे सारे पॉइंट को थोड़ा डिस्क्राइब करो। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो प्राइस होता है वो नॉर्मल प्रोडक्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी कि सिंपल भाषा में हम लोगों ने क्या बोला था इसको कि जो ऑर्गेनिक फूड है वो महंगा है, ठीक है। अब वो कितना महंगा है? आइडियली 1.5 गुने के आसपास बिकता है, यानी कि जो नॉर्मल गुड्स के प्राइस होंगे उसके मुकाबले कितने परसेंट हायर? 50% हायर। ये एमसीक्यू में या एक फिल इन द ब्लैंक्स में बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको भी ऐड करिए, लाइन को फटाफट से ऐड करिए, इसको भी तेजी से ऐड करते चलो, क्योंकि टॉपिक मेरे पास आज है नहीं। 2 मिनट में बस टॉपिक हो जाए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डीप में लेके जा रहा हूँ कि आप लोग कवर कर सकें। ये वाला ये वाला ये एक्सेस टू नीश। नीश मार्केट, नीश का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस करना। अब मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और बहुत तरीके के प्रोडक्ट हैं। अगर आपको अपनी नीश मार्केटिंग मतलब आपको अपने सिलेक्टेड ग्राहक चुनने हैं, जैसे एप्पल हमेशा नीश मार्केटिंग करता है, वो सिलेक्टेड ग्राहकों पर ही फोकस करता है, उसको सबको नहीं कवर करना है। बुकाटी है, आगे कहते हैं ये भाई फरारी है, रोल्स रॉयस है, ये जो गाड़ियां हैं ये नीश मार्केटिंग करती हैं, कुछ गिने चुने ग्राहक। अब आपको लग रहा है आपका जो प्रोडक्ट है बड़ा ऑर्गेनिक है, बड़ा हेल्दी है, बड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो आप ऑफ कोर्स सी बात है हाई प्राइस से बेचोगे। हाई प्राइस पे बेचोगे तो जो नंबर ऑफ ग्राहक है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, उनका जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा? लिमिटेड रहेगा। क्या रहेगा? लिमिटेड रहेगा, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन प्रोवाइड एक्सेस टू नीश मार्केटिंग, अपने कुछ पर्टिकुलर ग्राहकों की तरफ, ठीक है कि नहीं? एक मिनट आए बच्चों। फोन रख दो ये। चलो भाई क्वेश्चन लिखो, मतलब क्वेश्चन की हेडिंग ये है इसी टॉपिक के। बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लीज, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत सिंपल से पॉइंट रहेंगे, तो 4-5 पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नंदिनी आपसे शुरुआत करते हैं बच्चे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के 2 बेनिफिट बताना कुछ। क्रॉप की क्वालिटी, यानी कि जो फूड की क्वालिटी बहुत हाई होगी। उसके अलावा इनकम सोर्स बेटर हो जाएगा, 2 बेनिफिट हो गए। इधर से सुमित आपका पॉइंट ऑफ व्यू 2 बेनिफिट्स बताओ जरा ऑर्गेनिक फार्मिंग के। एक तो उन्होंने बोल दिया क्रॉप की क्वालिटी बेटर हो जाएगी, इनकम बेटर हो जाएगी। इसके अलावा सॉरी हेल्थियर हो गया, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। इको फ्रेंडली मेथड है सर ये, क्योंकि आपने किसी भी प्रकार का क्या नहीं यूज करा? केमिकल यूज नहीं करा। और जहां पे केमिकल यूज नहीं होंगे वहां पे कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी है या इन्वायरमेंट है वो आपका सही मेंटेन रहेगा। तो बहुत सिंपल से कुछ बेनिफिट्स हैं, फटाफट से लिखिए जरा। सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट, सबसे पहले आजकल के टाइम में इन्वायरमेंट की सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी है। सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है जी। सेकेंड लिखिए मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन बेटर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फोर्थ वन ये वाला पॉइंट जो भी मैंने वो फॉरेन एक्सचेंज वाली बात आ रही थी ना, अब उस वाले पॉइंट में आ रहेगी। जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट, जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट,
ठीक है जी, कितने हो गए? 5 पॉइंट और लिख दो। हेल्दियर फूड, टेस्टी एंड हेल्दियर फूड बेटर रहेगा, टेस्टी एंड हेल्दियर फूड। तभी आप लोग देखेंगे ना, जब बिल्कुल आप प्योर जब कोई भी फ्रूट खाएंगे ना बिना कोई इंजेक्शन लगा हुआ, तो उसका टेस्ट में बड़ा फर्क नजर आएगा आपको एज कम्पेयर टू द मार्केट। मार्केट में जो आप लोगों को जो फ्रूट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, चाहे वो एप्पल हो या कोई और फ्रूट हो। इवन मेरे को याद आ रहा है, मैंने एक एग्जांपल शेयर करा हुआ आप सब लोगों से, जो एप्पल के ऊपर वैक्सीन हो रखी होती है ना, वैक्स हो रखी होती है ना, शाइन, अरे वाह कितना बढ़िया है, ये शाइन मार रहा है। बाद में पता लगा उसके ऊपर मोम चढ़ाया हुआ है। आप लोग के आसपास नियर बाय जितने भी एप्पल मिलते हैं ना जो शाइन मार रहे होते हैं इतने ज़्यादा, तो उनको एक मोम के अंदर ना डिप किया जाता है। क्यों? कि एक तो परत जम जाए, परत जम जाए, ऑक्सीजन का जो उसका कनेक्शन है वो बंद हो जाएगा, तो जो वो सड़ने लगता है ना फ्रूट वो कम हो जाएगा। दूसरा, अब जब उसके ऊपर वैक्स की एक परत चढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं वो शाइन ज़्यादा मारेगा। और हमारे आजकल की दुनिया में क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। तो एप्पल ऊपर से वो बड़ा चमचमाता हुआ नजर आ रहा है, तो अधिकतर लोग उसी को कंज्यूम करने की कोशिश में रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग एप्पल खरीद रहे हो, शाइन मारो, तो एक बार कोशिश करिएगा, अगर आपके स्कूटी की चाबी है या चक्कू है या कुछ भी है घर में, तो उससे जब देखेंगे आप उसको परत को उतारेंगे तो आपको दिखेगा मोम उतरना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब एप्पल को खाने लगते हैं तो उसका जो ऊपर की परत है उसको छिलके को उतारना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम पे, अगर आप मार्केट से फ्रूट लेकर खा रहे हैं तो। वरना वो जो वैक्स है कुछ दिनों बाद माचिस की तिल्ली तुम्हारे ऊपर जलानी पड़ेगी कि हाँ भैया मोम जला दिया तुम्हारे ऊपर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सर कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है। डीमेरिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, डीमेरिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। डीमेरिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की सबसे बड़ी डीमेरिट ये है कि जो प्रोडक्ट होता है ना उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। दूसरा, पॉपुलैरिटी ज्यादा है कम है भी ऑर्गेनिक की, अभी कंपैरेटिवली कम है। तीसरा, एक क्वेश्चन भी है और एक पॉइंट नेगेटिव पॉइंट भी बनेगा, क्या भारत जैसे देश में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दी जाए? मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। एक रीजन अगर देखो इंटरनेट पर मिल गया, वो रीजन बीच में ना श्रीलंका के अंदर ना क्राइसिस आए थे, याद है किसी को? श्रीलंकन इकोनॉमी बिल्कुल क्राइसिस में आ गई थी, मतलब एक कह लो ना इकोनॉमिक क्रैश हो गया था। उसके पीछे की वजह थी ऑर्गेनिक फार्मिंग में। रीजन देखता हूँ अगर इंटरनेट पर वो शो हुआ तो आप लोगों को वहाँ पे रीड करवाता हूँ कि वो क्या रीजन था, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे इसका। बातें नहीं, ये लाइन, ये जो पैराग्राफ है ये बिल्कुल बहुत सटीक एग्जांपल है किसी भी कंट्री को ऑर्गेनिक बनाने के लिए। मैं इसको पहले से देखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिल जाए। ठीक है, मैं ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा लेकिन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे जैसे पीएम मेन एक्टिव रोल में रहता है, वहां पे श्रीलंका में प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। श्रीलंकन इकोनॉमी के पास 2018-19 के आसपास ना उनको ये नजर आया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बेटर ऑप्शन है। जो भी हम लोगों ने लिखा ना, तीसरा या चौथा पॉइंट लिखा ना, थ्रू द एक्सपोर्ट बेनिफिट में लिखा ना, श्रीलंकन इकोनॉमी को नजर आया कि अगर हमारे को अपने फॉरेन रिजर्व बढ़ाने हैं, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ना एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए। एक्सपोर्ट किन चीजों का ज्यादा होगा? जिनकी क्वालिटी बड़ी हाई होगी।
तो श्रीलंकन इकोनॉमी ने कोशिश ये करी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोड्यूस किया जाए या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस किया जाए, बट वो ये भूल गए कि उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो चाहकर भी आप बहुत लंबी नहीं कह सकते। अगर आप उसकी शेल्फ लाइफ को बेहतर बनाओगे, बढ़ाओगे, तो अगेन किसका यूज करना पड़ेगा? केमिकल का यूज करना पड़ेगा। और अगर फिर उसमें केमिकल मिला दिया आपने, तो जो ऑर्गेनिक का बेसिक पर्पस है वो खत्म हो गया। तो ये जो छोटा सा पैराग्राफ है इसी को पढ़ते हैं तो ध्यान रखना, एक इकोनॉमी बड़ी डिजास्टर से गुजर सकती है अगर प्लानिंग, इकोनॉमिक पॉलिसी सही तरीके से ना बनाई जाए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। चलिए राजपक्ष, यहाँ से पढ़ते हैं, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस वाज नॉट रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण नहीं हुआ, लेकिन जो उनकी पॉलिसी थी, बट वो इकोनॉमिक पॉलिसी व्हेन राजपक्ष अनाउंस, राजपक्ष वहां के प्रेसिडेंट है, करप्ट प्रेसिडेंट बोलना चाहूंगा, ठीक है, शिफ्ट टू, इन्होंने बोल दिया। ऐसे कैसे हो जाएगा सर? इतना बड़ा देश है, वहां पे गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है बफर स्टॉक के अंदर, बफर स्टॉक के अंदर मेंटेन करके रखना चीजों को लंबे समय तक के लिए, वो नहीं संभव है ऑर्गेनिकली। उसमें आपको किसी ना किसी तरीके से केमिकल्स को यूज करना पड़ेगा। लेस देन, ठीक है, लेस देन 3% ऑफ श्रीलंका फार्मलैंड वाज स्प्रेड विदाउट केमिकल। अचानक से अगर आप सोचोगे कि भैया केमिकल्स के बिना इतनी बड़ी परसेंटेज को अगर आप ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दोगे, संभव नहीं है। द कंट्री नीडेड टाइम टू चेंज एंड एडजस्ट द ऑर्गेनिक वे ऑफ फार्मिंग। कंट्री को समय लगेगा, प्रॉपर पॉलिसी चाहिए, प्रॉपर टाइम चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट किया जाए। तो यहाँ पे जो मैं इंडियन इकोनॉमी के लिए समझाना चाह रहा हूँ, जो मैंने श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए एक एग्जांपल लिया, और थोड़ा सा देखते इसमें इमेजेस में कुछ दिखा रखा है, The commitment of the Sri Lankan government to go organic, बहुत ही कह लो एक ना अनप्लान डिसीजन था श्रीलंका के लिए, और अनप्लान डिसीजन के कारण इकोनॉमी जो थी वहाँ की क्राइसिस में चली गई। अब यही पॉइंट मैं अपनी इंडियन इकोनॉमी के लिए नेगेटिव पॉइंट में लेके आ रहा हूँ। क्या भारत जैसे देश को 100% खड़े पैर ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया जा सकता है? नहीं सर, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 145 करोड़, करेक्ट है। अगर 145 करोड़ को आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लेके चलोगे ना सर, तो यहाँ पे जो आप इतने बड़े लेवल पर बफर स्टॉक मेंटेन कर पाते हो, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात क्या है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं वो इतने रिच नहीं है सर कि वो ऑर्गेनिक फूड को क्या कर पाए, परचेस कर पाए। लॉजिक है। अभी तो यहाँ पे पहले सर्वाइवल की ही लड़ाई चलती रहती है। अधिक मैंने हम लोगों ने डेटा क्या कवर करा था, कितने परसेंट लोग बीपीएल के पीछे? 22% लोग तो ऐसे सर जो रात को खाना मिलेगा भी नहीं मिलेगा उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। और अगर हम लोग बोले कि भैया इनको ऑर्गेनिक फूड खिलाया जाए, तो ये प्रैक्टिकली साउंड क्रिएट नहीं करता है, ये साउंड एक स्टेटमेंट नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर भारत जैसे देश में एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक अभी 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भारत को बहुत बड़े लेवल पर क्या मेंटेन करके रखना पड़ता है, बफर स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नैन्सी, बात समझ में आई बच्चे? तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं नेगेटिविटी में इसकी, कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग प्रोसेस है। उसमें आपको, जैसे आपको याद है मैंने खाद कैसे बनवाई थी आसाम के एक सोल्जर से, एक एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था? किसी सोल्जर का एग्जांपल दिया था ऑर्गेनिक फूड में, मैं बता देता हूँ। चलो फिर एग्जांपल सुनो। आसाम के एक रिटायर्ड सोल्जर का एग्जांपल है, ठीक है। उन्होंने क्या करा आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने क्या करा कि खाद बनानी है उनको, तो उन्होंने केमिकल्स को तो मना कर दिया। तो जो काउ डंग होता है, जो क्या होता है, काउ डंग, उसको कलेक्ट करा, 1-1.5 महीने सड़ाया उसको, फिर बाहर से मंगवाए केचुए। केचुए की प्रॉपर्टी क्या होती है मुझे बताया साक्षी, केचुए की प्रॉपर्टी क्या होती है? नहीं पता? किसी को पता जो केचुआ फंक्शन करता है वो क्या फंक्शन उसका बेसिकली होता है? केचुए का मेन फंक्शन होता है कि वो ना गंध जो होता है ना वो खाता है, और जो प्योरिटी होती है ना वो छोड़ता रहता है। केचुए जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग को प्योर चीज चाहिए पसंद, क्योंकि हमारी बॉडी उसको एनर्जी के रूप में लेती है। केचुए की बॉडी के साथ ये कंसेप्ट होता है कि जो भी गंदी चीजें होंगी ना वो कंज्यूम करता है, उसकी बॉडी वो डिमांड करती है। देन तो जो
गोबर है उसमें इसको 1-1.5 महीना सड़ाया गया पहले, फिर उसके अंदर केचुए डाले गए, 1.5 महीने तक उन केचुए से उस गोबर को उसके अंदर मेल्ट कर दिया गया, और 1.5 महीने बाद क्या करा, केचुओं ने जो भी गोबर के अंदर जितना भी गंद था वो सब कंज्यूम कर लिया, जो प्योर चीजें थी वो छोड़ दी, वो एक खाद का काम करना शुरू कर दी। अब 1.5 महीने रुकेगा। इसी तरीके से जो कीटनाशक दवाई होती है ना, पेस्टिसाइड्स होती है, उसके लिए क्या करा सर, उसके लिए जो गौमूत्र होता है सर उसको कलेक्ट करा उस फार्मर ने, उस सोल्जर ने, उसको भी 1.5-2 महीने सड़ाया, फिर उसको पानी के साथ मिक्स करा, देन उसका छिड़काव करा। तो पूरे प्रोसेस में टाइम बड़ा लग गया, 1.5-2-2.5 महीने तो क्या बनाने में लग गए, खाद बनाने में लग गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी डीमेरिट ये है कि टाइम टेकन प्रोसेस है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो डीमेरिट्स में 2-3 पॉइंट लिखे। पहला, लेस पॉपुलर, ठीक है। सेकंड, शॉर्टर फूड लाइफ, जिसको शेल्फ लाइफ भी बोलते हो, शॉर्टर फूड लाइफ, शेल्फ लाइफ भी काफी कम, यानी कि। थर्ड पॉइंट, लेस प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है काफी ज्यादा टाइम टेकन है, टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे चैप्टर मेन लिखा था ना, बट 1-2 बातें ऐड करेंगे हम, ठीक है। इंडिया जैसे देश में, जैसे आसाम ने, हम लोगों ने क्या पढ़ा, आसाम के बारे में पढ़ा था। एक लाइन लिखो, एक वैसे लाइन लिख दी थी ना, वो मध्य प्रदेश वाली लाइन लिख दी थी ना। क्या लाइन लिखी, पर रीड करना, जो आप लोगों ने मध्य प्रदेश की रिगार्डिंग लाइन लिखी थी, वो क्या लिखा था? लिखा भी था, नहीं लिखा था, बस एरो डाल दिया था। लिखो, एक लाइन लिखो, मर्ज करके लिखना, सिंपल हिंदी में याद रखा जाएगा आसानी से। मध्य प्रदेश having highest contribution in
in organic farming in India. अगले मेरे को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात एंड कर्नाटका have emerged as top organic farming state in the country. ठीक है, टॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है क्या? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात एंड कर्नाटका, ठीक है डन। और एक आखिरी मेरे को लग रहा है कि ना मेरी जो इन्फॉर्मेशन में ना या तो मैंने रीडिंग कहीं गलत करी है, उसके लिए अपोलोजाइज करूंगा आप लोग के आगे। जो मैंने वहाँ पे असम लिखा है ना, असम को कट करके ना सिक्किम लिख दूंगा। कुछ मेरे को लग रहा है कि मैंने कहीं कुछ गलत पढ़ लिया या कहीं कुछ गलत एरर आया मेरी इन्फॉर्मेशन में, या मेरे को बोलने में कहीं मैंने शायद दिमाग लिखा मैंने लिख पाया है। मुझे ध्यान है कि कितने दिन मुझसे बार बार आसाम निकल रहा था वो, वरना मैंने रीड लिखा था। वहाँ पे आसाम को काट के लिखो, सिक्किम लिखो, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन गलत होगी ना आज ठीक कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहता है पेपर में गलत होने की बजाय, ठीक है। सॉरी फॉर गलत वर्ड कि भैया आसाम निकल गया मुझसे, बट सिक्किम इज 100% ऑर्गेनिक स्टेट, तो ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। यहाँ पे आके चैप्टर खत्म होता है। रूरल डेवलपमेंट आप लोग को ध्यान रखना है, जितना आप लोगों को समझाया है, जितने डिटेल में समझाया है, जितना डीप में समझाया, सारा गो थ्रू करेंगे, आप लोग को चैप्टर अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है ना, सारे वर्ड्स याद आ जाएंगे। अब हम लोग अगली क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स में वापस चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो चैप्टर बचे कि एम्प्लॉयमेंट बचा होगा, एक इंडो पाक चाइना बचा है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बचा है, कुछ है ना, 3 बस चैप्टर बचे, जिसमें से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत छोटा चैप्टर है और एम्प्लॉयमेंट में कुछ बहुत बड़ी डिटेल्स नहीं है, मेन है इंडियन इकोनॉमी इंडो पाक चाइना, ठीक है, तो अब कवर कर लेंगे। अब वापस चलेंगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पे अगली क्लास में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को मैंने एडीएस करा रखा है, जहां तक करवाया हुआ है प्लीज, जहां तक करवाया हुआ वहां पे रिवाइज करके आना, क्योंकि जब मैं आगे उसको कनेक्ट करूंगा तो आपको पिछले टर्म जो है वो याद होने चाहिए। अब पता ना कि आप एमपीसी भूले बैठे हो, एपीसी भूले बैठे हो, ठीक है कि नहीं, सेविंग कर्व, कंजप्शन कर्व, सेविंग कर्व इक्वेशन, कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन, वो सब वहाँ पे लिखवाई हुई है। एक वैसी रिमाइंडर कॉल डाल लेते हैं। चेतन ने याद है कंजप्शन कर्व की इक्वेशन क्या थी? नहीं यार, बस यही चीज है जो ध्यान रखना। मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कल चैप्टर आगे कंटिन्यू करूँ नेक्स्ट क्लास में, तो आपको पिछले जो टर्म्स हैं वो याद होने चाहिए, तभी हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा हैवी पढ़ाई। थैंक यू सो मच। अरे भाग के कोई नहीं, उठ गए तो जाओ जाओ जाओ।